गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर हमने स्टेम सेल के बारे में स्टडी की थी। इसके बारे में स्टडी की स्टेम सेल, ठीक है। और स्टेम सेल के बारे में ये स्टडी की थी हमने कि स्टेम सेल्स वे सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक सेल्स का यानी विशिष्ट प्रकार की डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ये खुद अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है? अविभेदित सेल्स। ये क्या बनाती है? ये बनाती है डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें हम डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं, जैसे नर्व सेल्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार की एपिथेलियल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। ये डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती है, अर्थात इन कोशिकाओं में यह शक्ति होती है कि ये विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है और इसके अलावा ये खुद अपनी भी कॉपी बना सकती है। ना सेल्फ रिन्यूएबल की क्षमता पाई जाती है इनमें। मतलब जैसे मैं विभिन्न प्रकार की जैसे मैं कोशिका हूं, अगर मैं जैसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण तो करूं ही, इसके अलावा मैं खुद मेरी भी कॉपी बना लूं। तो जैसे ये कोशिका है, ये स्टेम सेल है, इसमें क्या शक्ति होती है कि ये अपनी कॉपी तो बनाएगी, इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण भी करेगी। तो दो खास बात होती है, एक तो सेल्फ रिन्यूअल की और एक होती है डिवीजन की। डिफरेंट टाइप की सेल्स के फॉर्मेशन की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। और कोशिकाओं को विभाजन यानी फ्यूचर में क्या बनाएगी, इसके आधार पर हमने 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी हमने टोटीपोटेंट। कौन सी पढ़ी है? टोटीपोटेंट। और टोटीपोटेंट को हम बोलते हैं पूर्ण शक्ति, अर्थात वे कोशिकाएं, वापस सुन लीजिए अच्छी तरह, अर्थात वह कोशिका जिसमें एम्ब्रियो की सभी कोशिकाओं के निर्माण करने की शक्ति हो और उसके अलावा प्लेसेंटा का निर्माण करने की भी शक्ति हो, उसे हम टोटीपोटेंट कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था इसका? 2N जायगोट। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये एक पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है, अर्थात इसमें यह शक्ति होती है कि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर, और इसके अलावा ये बनाती है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है? जैसे ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। और इसके अलावा बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। मनुष्य की बात करें, मैमल्स की, इसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट ही क्या बनाती है? प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो प्लेसेंटा का निर्माण कौन कर रही है? ट्रोफोब्लास्ट। अतः इस 2N जायगोट में इतनी शक्ति होती है कि तीनों जनन स्तर एवं प्लेसेंटा का निर्माण करने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। फिर दूसरी हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं प्लूरिपोटेंट।
प्लूरीपोटेंट पे हमने क्या स्टडी की थी? प्लूरीपोटेंट का मतलब हो गया यानी शरीर में सभी कोशिकाओं का निर्माण तो कर सकती है, लेकिन उसे अगर प्लेसेंटा का निर्माण करना है तो ट्रोफोब्लास्ट की आवश्यकता होती है। अतः सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकती है? तीनों जर्मिनल लेयर तो बना सकती है, लेकिन प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकती। अतः प्लूरीपोटेंट की टोटीपोटेंट से कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना? जैसे हम इसमें देखते हैं, देखिए जैसे अपने पास में ये 2n जायगोट तो क्या होता है? टोटीपोटेंट होता है। इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन के द्वारा इस प्रकार से विदलन होता है। मनुष्य के अंदर ब्लास्टोसिस्ट प्रकार का ब्लास्टुला होता है। अंदर की तरफ अनियमित कोशिकाओं का एक पिंड होता है ऐसे। ये अनियमित कोशिकाओं का जो पिंड होता है उसे आईसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसीएम। इसकी फुल फॉर्म में इंट्रा सेलुलर मास। और ये ब्लास्टोसील है, कोरक गुहा। बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रोफोब्लास्ट। अब प्लूरीपोटेंट कौन सी होती है वो देखिए। प्लूरीपोटेंट होती है, इसका एग्जांपल होती है आईसीएम। ये प्लूरीपोटेंट होती है क्योंकि आईसीएम क्या क्या बना सकती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर का फॉर्मेशन कर सकती है प्लूरीपोटेंट। ठीक है? तो शरीर की सभी कोशिकाएं तो बन जाएगी, लेकिन बच्चे के एम्ब्रियो के जीवन को यानी मां के गर्भ में रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्लेसेंटा की। और प्लेसेंटा कौन बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, जबकि टोटीपोटेंट में यहाँ पर 2n जायगोट तीनों जर्मिनल लेयर भी बना रहा है और प्लेसेंटा भी बना रहा है। 8 कोशिकीय अवस्था तक प्रत्येक कोशिकीय खंड में, प्रत्येक कोरक खंड में टोटीपोटेंट का गुण पाया जाता है। और तीसरा प्रकार था वो था मल्टीपोटेंट। कौन सा था? मल्टीपोटेंट हमने पढ़ा है। तीसरा प्रकार कौन सा है? मल्टीपोटेंट। ऐसी स्टेम सेल जो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। जैसे अपने अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में एक स्टेम सेल होती है HSC, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल कौन सी होती है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये क्या बनाती है? जिंदगी भर जब तक जीवन है तब तक अगर ये बिल्कुल सही है तो ये क्या बनाती है? ब्लड कार्पसल्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स। इन सबका फॉर्मेशन कौन करती है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। प्रेजेंट कहां होती है?
बोन मेरो में। कहां प्रेजेंट होती है? बोन मेरो के अंदर। ठीक है। और चौथी प्रकार की जो स्टेम सेल्स हमने पढ़ी थी वो थी डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं, जो एडल्ट में पाई जा रही है। अभी हमारे शरीर में सिर्फ एक स्टेम सेल है, कौन सी है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती है, विभेदित कोशिकाएं होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जिनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता नहीं होती, जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स। ये तो हमने कैपेसिटी के आधार पर कितनी स्टेम सेल पढ़ी है? 3 मुख्य रूप से हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट। टोटिपोटेंट का एग्जांपल है 2n जाइगोट, मल्टीपोटेंट प्लूरिपोटेंट का एग्जांपल है आईसीएम, इंट्रासेलुलर मास ये, और मल्टीपोटेंट का एग्जांपल है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेम सेल के स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर स्टेम सेल के प्रकार। पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्रोत के आधार पर स्टेम सेल के टाइप। स्रोत के आधार पर जैसे फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मतलब वे स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो में उपस्थित रहती है। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो का जो आंतरिक कोशिकीय पिंड होता है, इंट्रासेलुलर मास, जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो ये है, एक अनियमित कोशिकाओं का पिंड होता है अंदर। ये अनियमित कोशिकाओं का पिंड है आईसीएम, आंतरिक कोशिकीय पिंड। इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं इंट्रा सेलुलर मास, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोशिकीय पिंड। और ये कौन सी स्टेज है एम्ब्रियो की? ब्लास्टोसिस्ट, पोस्कोरक, कौन सा है? पोस्कोरक। और जो आईसीएम, यहां से अगर किसी भी कोशिका को हम लेते हैं तो वो कौन सी कहलाएगी? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहलाती है। कौन सी सेल कहलाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। दूसरी आती है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। दूसरी कौन सी आती है? एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। अगर एम्ब्रियो के, ये सेल्स एम्ब्रियो के ओवरी और टेस्टिस से प्राप्त की जाती है, एम्ब्रियो के टेस्टिस एंड ओवरी से प्राप्त सेल। कौन सी प्राप्त? एम्ब्रियो के टेस्टिस और ओवरी से प्राप्त की जाती है। मानव में 10 सप्ताह के भ्रूण में
कितने सप्ताह के भ्रूण में? 10 सप्ताह के भ्रूण में जननीय उभार बन जाते हैं, अर्थात गोनेड्स के उभार बन जाते हैं, जिसमें प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती है। कौन सी होती है? प्रीमोडियल जर्म सेल्स, जो एडल्ट में स्पर्म और ओवम के निर्माण में काम आती है। क्या बनाती है? स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन करती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। तीसरा, फीटल स्टेम सेल। फीटल स्टेम सेल मैमल्स में एक निश्चित अवस्था के बाद, स्तनधारियों में एक निश्चित अवस्था के बाद, जब एम्ब्रियो में एडल्ट के समान नाक नक्शा दिखाई देने लग जाए, यानी जैसे ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो है, इसमें धीरे धीरे एक निश्चित अवस्था के बाद में एक नाक नक्शा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे सिर, गर्दन, एब्डोमेन, हैंड्स एंड लेग्स, आईज, लिप्स, ईयर्स, टीयर, ये सारी चीजें हमें लगभग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। और उस अवस्था के एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? फीटस। क्या बोलते हैं उसको? फीटस। और उसमें पाई जाने वाली, और जब मां के गर्भ में ऐसी संरचना दिखाई दे और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं फीटल स्टेम सेल। और मां के गर्भ में एक निश्चित अवस्था के बाद जब एम्ब्रियो में एडल्ट के समान हमारी तरह नाक नक्शा दिखाई देने लग जाता है, तो उस समय उस एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? फीटस। और उसमें उपस्थित जो सेल्स होती है, उसमें पाए जाने वाले स्टेम सेल फीटल स्टेम सेल कहलाती है। ठीक है। तो चौथा प्रकार, एडल्ट स्टेम सेल। अब हम, जैसे मैं एडल्ट हूं, तो मेरे में अभी इस वक्त सिर्फ एक ही स्टेम सेल प्रेजेंट है, वो भी किसमें है? बोन मैरो में। शरीर में लगातार, अपने शरीर में लगातार ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और मरती रहती है। अतः मरी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं लेती है, और उन कोशिकाओं का निर्माण कौन करती है? जैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो बोन मैरो के अंदर उपस्थित हीमोपोएटिक स्टेम सेल, HSC, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये कौन सी होती है? एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है। तो ये तो हो गई स्टेम सेल के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? स्टेम सेल के बारे में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह स्टेम सेल के प्रयोग। किसके प्रयोग? कि एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स, यानी स्टेम सेल्स के अनुप्रयोग। स्टेम सेल के अनुप्रयोग, पहला है सबसे पहले एकेडमिक इंपोर्टेंस। फर्स्ट कौन सा है?
एकेडमिक इंपॉर्टेंस। और एकेडमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, देखो विज्ञान के क्षेत्र में कई अनसुलझे प्रश्न हैं, जैसे कोशिकाओं में विभेदन या विशिष्टीकरण कैसे होता है, यानी डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, क्या यह जाति विशिष्ट होते हैं, ऐसी कौन सा केमिकल है जिसके कारण एक नॉर्मल सेल स्टेम सेल्स में रूपांतरित हो जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम स्टेम सेल की स्टडी और स्टेम सेल्स के रिसर्च से ही पता लगा सकते हैं। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो अनसुलझे पहलू हैं उनके बारे में आंसर हम सिर्फ स्टेम सेल की स्टडी और उन पर रिसर्च करके ही निकाल सकते हैं। उनके क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिका एक विशिष्ट कोशिका में कैसे बदलती है, एक सामान्य कोशिका स्टेम सेल्स में कैसे रूपांतरित हो जाती है, और एक स्टेम सेल एक विशिष्ट कोशिका में कैसे चली जाती है। तो इन सबके प्रश्न हम सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस ही है, हम रिसर्च कर सकते हैं, इन पर स्टडी कर सकते हैं, तो स्टेम सेल्स का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा है ड्रग टेस्टिंग। देखो किसी भी नई ड्रग की खोज करने के पश्चात उसे सीधे मानव उपयोग में नहीं लिया जा सकता। किस पे यूज में नहीं ले सकता, डायरेक्ट मानव पर यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर ह्यूमन पे अगर डायरेक्ट अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट से उस मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर हम इसे किसी एनिमल के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे चूहे पे, तो चूहे पर अप्लाई करें तो जरूरी नहीं जो चीज चूहे में रिप्रेजेंट हो वह मनुष्य में साइड इफेक्ट पैदा नहीं करे। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो चूहों में नहीं हो सकती है, या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो चूहों में साइड इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन उसी ड्रग्स को हम अगर यूज में लेते हैं तो हमारे में साइड इफेक्ट पैदा करती है, एलर्जी उत्पन्न कर सकती है, मृत्यु को द्वार दिखा सकती है हमारा। अतः इन चीजों से बचने के लिए अगर डायरेक्ट मनुष्य की स्टेम सेल को ड्रग टेस्टिंग के लिए यूज में लेते हैं तो हमें आगे फ्यूचर में होने वाले खतरों से हम बच सकते हैं। ना तो किसी की जान जाएगी और ना साइड इफेक्ट का कोई भी खतरा रहेगा। जो भी साइड इफेक्ट का खतरा रहेगा वो किस पे हमें अप्लाई कर लिया जाएगा, यानी स्टेम सेल्स के ऊपर ही हम ड्रग टेस्टिंग करके क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है, जैसे अभी कोरोना जो वैक्सीन हो रही है, ठीक है, इन सबका ये टेस्ट किया जाता है। डायबिटीज ट्रीटमेंट के अंदर यूज में लेते हैं, इसमें जैसे ये पैनक्रियाज है, ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये इसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो किसका प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन का। अगर बीटा सेल की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो हम ऐसी कोशिका को सर्च करेंगे, ऐसी स्टेम सेल्स को सर्च करेंगे जो बीटा सेल्स को बना सकती है। तो हम बीटा सेल्स वाली जगह पर इन सेल्स को डाल देंगे, जिससे क्या होगा, बीटा सेल्स वापस रिकवर हो जाएगी या रिपेयरिंग हो जाएगी, जिससे ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लग जाएगी, जिससे हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हार्ट डायबिटीज में मान लीजिए हार्ट की जो मसल्स सेल थी वो काम करना, कार्डिक मसल्स है वो काम करना बंद कर रही है, तो हम ऐसे स्टेम सेल्स को सर्च करें जो कार्डिक मसल सेल्स का फॉर्मेशन करें। अगर हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाले रक्त पेशी की मृत्यु हो जाती है तो हृदय द्वारा रक्त को पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और हृदय की पेशियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो इनका निर्माण करके हृदय में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
तो ये इतने सारे उपयोग है, एप्लीकेशन है स्टेम सेल्स के। आगे चलकर इस पर बहुत अधिक रिसर्च होने वाला है, क्योंकि ये मनुष्य का फ्यूचर है एक तरह से। तो स्टेम सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हम जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो या तो अपनी ऑफलाइन होगी, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ही होगी। ठीक है, हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अवेलेबल करवा देगा। अपना नेक्स्ट लेसन जो चलेगा वो है क्लोनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जय हिंद।